जब हम सपने बड़े देखते हैं ना, तो हमें एक एक कदम फूक फूक करके रखना पड़ता है। और शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना भी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। और एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है, आपके सारे सपनों को तोड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ, DU एडमिशन्स प्रोसेस में स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और जिनसे सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स नहीं बल्कि हज़ारों और लाखों स्टूडेंट्स का सपना टूट जाता है। सो आप वो गलती ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक चेतावनी नहीं बल्कि एक उम्मीद भी है, ताकि आप अपने सपने को सही तरह से पूरा कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैं सभी लोगों को बता दूं कि देखो, अब में से बहुत सारे बच्चे होंगे, हो सकता है आपको पता हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कोर्सेज इसका पार्ट है। नाउ अगर आप ये सोच रहे हो कि CUET का एग्जाम देकर के आप सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल है, जिसे आप CSAS पोर्टल के नाम से भी जानते हो, जिसे आप कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम भी बोलते हो। इसमें 3 फेजेस में आपका एडमिशन होता है। फेज 1 जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करना होता है, फेज 2 जिसमें आपने अपने कोर्सेज और कॉलेज की प्रेफरेंसेस डालनी होती हैं, और फेज 3 जिसमें आपको एलोकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं एक एक करके। राइट अब बच्चा यहीं पर ही फंसता है और यहीं पर ही गलतियां करता है। इवन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, चाहे आप DU, BHU, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या CUET के थ्रू किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हो या पार्ट बनना चाहते हो, और आप कंफ्यूज हो कि कब इनके एडमिशन स्टार्ट होते हैं या कब इनके रजिस्ट्रेशन आउट किए जाते हैं, कब इनके पोर्टल्स ओपन होते हैं, तो आपको मैं बता दूं, दिस इज वन शॉर्ट सोल्यूशन फॉर यू, जिसमें आप सभी लोगों को मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइमली आपको अपडेट देती रहूँगी कि कब कब आपका कौन सा यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन हो गया है। सो टाइमली आपके पास एडमिशन का प्रोसेस आना और लिंक आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं है आपके पास, तो सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाने का सपना देखा है या जिस यूनिवर्सिटी को आप हमेशा से ड्रीम कर रहे थे, आपने 1-2 साल दे दिए उसके लिए और आप वहाँ पहुँच नहीं पाए, आपका पूरा साल बर्बाद होना, यानी कि आपका हताश होना बहुत ही आम हो जाता है अगर ये प्रोसेस गलत हो जाता है तो। नाउ सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बच्चा सबसे बड़ी जो गलती करता है वो करता है रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन में। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को बहुत क्लियर किया हुआ है कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, आप उन्हीं सब्जेक्ट को CUET में दे सकते हो। राइट नाउ अब आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि आपने साइंस स्ट्रीम ले रखी है 12th में, और आप जा रहे हो स्ट्रीम चेंज के लिए, यानी कि आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए जा रहे हो। अब ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाना था, आपने सोचा चलो ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का पेपर दे देता हूँ, बट आपको पेपर किसका देना था? जो आपने 12th में पढ़ रखा था। तो अगर आपने ये गलती करी, तो आप वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से आउट हो चुके हो। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको स्ट्रीम चेंज करनी है और आपने वो सब्जेक्ट दिए हैं जो स्ट्रीम चेंज के बाद वाले थे, यानी कि पॉल साइंस, हिस्ट्री वगैरह, और आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपने साइंस का पेपर नहीं दिया हुआ है, PCM या PCB का, तो आप पहले ही एडमिशन प्रोसेस के पोर्टल से बाहर हो। उस चीज़ को ध्यान रखो, या तो फिर आप उस हिसाब से कोर्स चूज करो जो आपको इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे मिल सकते हैं। सो ये सबसे पहला रीज़न है स्टूडेंट के हारने का या प्रोसेस से बाहर होने का। हर एक DU कोर्स के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और अगर आपने वो सिलेक्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भले ही फिल कर दो, और आपने CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चूज किया हुआ है, तो CSAS पोर्टल के बाहर हो ना। जैसे आप BA इकोनॉमिक्स को ही ले लो, BA इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी क्या है? आपका मैथ्स। BBA के लिए आपका ज़रूरी क्या है? मैथ्स DU में। इवन अगर आप BMS के लिए जाना चाहते हो तो मैथ्स इज कंपलसरी। तो अगर आपने मैथ्स का पेपर CUET में नहीं दिया है, तो आप एप्लीकेशन से बाहर हो या एप्लीकेशन प्रोसेस से बाहर हो। इवन अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं थी, तो भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो। सो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आप BA इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हो या BBA के लिए जा रहे हो या BMS के लिए जा रहे हो, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है 12th में, तो CUET में भले ही आपने सब्जेक्ट ले रखा हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आप इन कोर्सेज के लिए नहीं जा सकते। आपके पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उनके लिए जा सकते हैं। सेकेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी माइन्यूट थिंग, दैट इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इन DU CSAS। आपने अपने कॉलेजेस के हिसाब से अगर अपनी प्रेफरेंसेस चूज नहीं करी है, अपने कोर्सेज के हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस चूज नहीं करी है, तो आप सफ़र कर सकते हो। नाउ जस्ट इमेजिन, मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर गड़बड़ करते हुए देखा है, और ये एक बहुत अहम रोल प्ले होता है। राइट आप सोचो, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 800 में से, पहले तो 800 नंबर का होता था, अब 1000 कर दिया गया, तो 800 में से 800 नंबर लेकर के आए हैं, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने प्रेफरेंसेस गलत डाली हुई थी, उन्होंने ऑफ कैंपस पहले डाल दिया, उनको लगा ठीक है बाद में कभी तो मिल ही जाएगा मेरे को, मेरे हिसाब से अच्छा कॉलेज। अब आपको शायद पता नहीं है कि आप
के मार्क्स के हिसाब से जो आपकी सबसे टॉप प्रेफरेंस होती है वो आपको दी जाती है। अब आपने ऑफ कैंपस ऊपर डाला हुआ है, नॉर्थ कैंपस नीचे डाला है, फिर साउथ कैंपस डाला हुआ है, तो अगर आपको वो ऑफ कैंपस मिल गया तो फिर आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो। इस चीज़ को समझो, क्योंकि आप सिर्फ ऊपर की प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो, नीचे की प्रेफरेंसेस चेंज करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और बहुत सारे बच्चों को शायद ये भी नहीं पता होता कि उनके कोर्सेज के हिसाब से कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं साउथ कैंपस के जो नॉर्थ कैंपस से ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे मैं साइकोलॉजी ऑनर्स के बारे में बात कर लेती हूँ। अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए जा रहे हो तो द बेस्ट कॉलेजेस LSR, राइट। तो अब आप ऐसे समझो, आपने नॉर्थ कैंपस डाला हुआ था, फिर आपको लग रहा है, आप रिग्रेट कर रहे हो कि काश मैंने LSR भरा हुआ होता है, राइट, कोई भी लड़की। तो अब यहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस करोगे। सो इट्स नेसेसरी कि CUET एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको DU का CSAS पोर्टल फिल करना है, वो भी करेक्ट तरीके से। अगर आपने रॉन्ग प्रेफरेंस ऑर्डर और कॉलेजेस और कोर्सेज फिल किए हुए हैं तो आप सफ़र कर सकते हो। अगर आपने अपना डिजायर्ड कोर्स और कॉलेज नहीं डाला है तो भी आप सफ़र कर सकते हो, क्योंकि आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, आप खाली प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर ही कर सकते हो। हालांकि ये सेकंड प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये कितना इंपॉर्टेंट आप सोचो। आपने फेज 1 अच्छे से भर लिया लेकिन फेज 2 अच्छे से नहीं भरा तो आप सफ़र कर जाओगे। आप भूल गए प्रेफरेंसेस को लॉक करना, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज और प्रेफरेंसेस चूज कर लेते हैं, वो लॉक करना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे सफर कर जाता है। नाउ दीज ऑल थिंग्स कैन कॉस्ट यू अ प्रेफर्ड सीट और एनी सीट एट ऑल। मतलब अगर आपने ये गलतियां करी तो हो सकता है आपको आपकी प्रेफर्ड सीट ना मिले, या तो हो सकता है आपको कोई भी सीट ना मिले, अगर इनमें से कोई गलती होती है तो। नाउ एक और चीज अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर BA ऑनर्स की बात करें, ठीक है ना, इंग्लिश, तो वो हाई डिमांड में रहता है अगर आप देखोगे पूरे ऑल स्ट्रीम्स को लेकर के। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये इकलौता ऐसा कोर्स है जो बहुत डिमांडिंग है। अब सोचो आपको इसके लिए जाना है ना, और आपने ये डाला ही नहीं है, ये कोर्स ही नहीं डाला है ना, फिर आप सोच रहे हो बाद में ऐड कर लेते हैं, तो ये सफ़र करोगे आप यहाँ पर। BA पॉल साइंस का कंपटीशन भी अच्छा है, BA साइकोलॉजी ऑनर्स का भी कंपटीशन अच्छा है, BA इकोनॉमिक ऑनर्स का भी कंपटीशन अच्छा है, BCom ऑनर्स का भी कंपटीशन अच्छा है। अब आपने BCom डाल दिया, आपको पता ही नहीं BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम अलग अलग होते हैं, राइट। आपने डाल दिया BCom प्रोग्राम, आपने BCom ऑनर्स डाला नहीं, अब आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाएगा BCom ऑनर्स, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने कोर्सेज और अपने जो कॉलेजेस हैं उनको बहुत ध्यान से भरना होता है। इवन अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, आपको पता होगा सबसे डिमांडिंग कोर्स मैथ्स रहता है आपके DU में, राइट। सो ये अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप खाली अपने प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हो अगर आपके पास बाद में ऑप्शन ओपन भी होता है तो। सो इसलिए बहुत ध्यान से अपने कॉलेजेस और कोर्सेज को मेंशन करें, क्योंकि बार बार आपको कुछ भी बदलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इवन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपको बिल्कुल मतलब बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ओपन बोल रही हूँ और बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, हर एक बच्चा बहुत, क्योंकि अभी आप 12th में आए और उसके बाद आपने पेपर दे दिया, आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता आपके कोर्स के हिसाब से आपका अच्छा कॉलेज कौन सा है, आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतरीन हो सकता है। सो अगर आपने ये सोचा हुआ मेरे को ये कोर्स करना है, उसके हिसाब से मेरे को कॉलेज की लिस्ट चाहिए, और आपके पास अगर वो नहीं है या आप नहीं बना पा रहे हो क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस और कोर्सेज हैं, तो आपके लिए ही बनाया गया है ये सारथी पोर्टल। सारथी प्राइम दोनों ही अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल डम हो, आपको कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, देयर इज नो मेंटर ऑफ योर्स, तो आप सारथी प्राइम के लिए जा सकते हो, जिसमें सिर्फ टॉप 50 सीट्स हमने स्पेसिफिकली कुछ स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है, ताकि हम 1-to-1 उनसे इंटरेक्ट करके उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हम अपना 100% दें और आपको आपके ड्रीम कॉलेज में और ड्रीम कोर्स के लिए जाने में मदद कर पाए, राइट। अगर आप कॉमन काउंसलिंग के लिए भी जाना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ही प्रेफरेंस क्रिएटर मिल रहा है। सो दिस कॉस्ट यू 999 एंड दिस कॉस्ट यू 1999, राइट। आप Y484 कोड के साथ जा सकते हो जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, ये आपको अड्डा के स्टोर से मिलेगा। तो अगर प्रेफरेंस क्रिएटर चाहिए आप लोगों को DU का, तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फेज 2 ओपन होगा और आपके प्रेफरेंस क्रिएटर आप यहाँ पर अपना सिलेक्टिव कोर्स, अपना सिलेक्टिव कॉलेज डाल करके बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन डाल करके अपने कोर्स के हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट पा सकते हो। तो आपको ये भी टेंशन नहीं है मैं कौन सा पहले भरूं कौन सा बाद में भरूं, आपके हिसाब से आपका बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा। नाउ थर्ड पे चलते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ होती है वो ना हर चीज़ में लेट है, और ये प्रॉब्लम हर एक बच्चे के साथ यहाँ पर आती है व्हेन ही और शी गोज फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। एक तो आप पहली चीज़ ये समझो, जैसे अभी बच्चे मेरे से बहुत सारे पूछ रहे हैं मैम फेज़ 1 की लास्ट डेट कब है, तो मैं आपको बता दूं बेटा फेज़ 1 की लास्ट डेट मेंशन नहीं करी गई है, एंड वो फेज़ 2 जब तक स्टार्ट होगा तब तक वो फेज़ 1 रनिंग रहेगा, फेज़ 2 के बाद तक भी वो रनिंग रहता है, राइट, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता, विजिलेंस ही नहीं होती है। तो अब आप ये वेट मत करो कि फेज़ 1 का जब लास्ट डे आएगा तब मैं अपना फॉर्म फिल कर लूँगा। हाँ, अगर कोई इशू है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, आपने अभी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, वो आने में लेट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट डेट का वेट मत करो, क्योंकि DU ने खुद ये बोला हुआ है लास्ट डेट का वेट करोगे साइट क्रैश कर जाएगी, साइट पर बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, प्रॉब्लम करेगी, फिर आप भर नहीं पाए तो आप ही
आपकी हालत ख़राब होनी है, राइट। सो कोशिश करिए कि आप जल्दी भरें लेकिन करेक्ट भरें, इतनी भी जल्दी ना करें और इतना लेट भी ना करें। दूसरा, अगर आप लेट हैं एडमिशन्स के प्रोसेस में कहीं पर भी, या आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वैसे ही पोर्टल से बाहर हो। सो अगर आपने एक्सेप्ट, मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई, आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप पोर्टल से बाहर हैं, राइट। अगर मान लीजिए आपने फीस सबमिट नहीं करी है तो आप पोर्टल से बाहर हैं। अगर आप किसी डेडलाइन को क्रॉस कर गए हैं तो भी आप पोर्टल से बाहर हैं, राइट। कोई रिस्पॉन्स अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही वो कैंसिलेशन में चला जाता है। सो आपका CSCS पोर्टल पर कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहा होना चाहिए, ये ध्यान हो आपको। फेज 1 आए, आप उसे प्रॉपर्ली फिल कर रहे हो, आपका अच्छे से फिल होना चाहिए वो, ताकि वो नो एक्शन में ना जाए। फीस सबमिट के बाद ही आपका पहला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, तभी आप फेज 2 के लिए जा सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर फेज 2 में आपने अपने कोर्सेज और कॉलेजेस फिल करने, प्रेफरेंसेस मैटर करती हैं, तो वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप को नो एक्शन में काउंट किया जाएगा। फिर अगर आपको सीट अलॉट करी गई है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो भी वो नो एक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। तो नो एक्शन मतलब बाहर, समझ लो, ठीक है। एंड इवन जल्दबाजी मत करना प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने में, क्योंकि अगर आपने इसमें गड़बड़ी करी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। स्पेशली मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये गड़बड़ियां तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। इवन आप देखिए रिजेक्शन के केस आपके कहाँ कहाँ बन सकते हैं। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी बाय कैंडिडेट, अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए जा रहे हो, उसके लिए 45% या 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, आपके नहीं है तो आप यहाँ पे सफर कर सकते हो। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एबिलिटी बाय द कैंडिडेट, अगर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, जैसे किसी कोर्स के लिए लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस GAT चाहिए, आपने GAT नहीं लिया या फिर आपने मैथ्स नहीं लिया या फिर आपने लैंग्वेज नहीं लिया, तो भी आप बाहर हो, रिजेक्शन पक्का है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पास जो सब्जेक्ट है वो अपने क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए, नहीं पढ़े हुए तो फिर आप रिजेक्शन के केस में गिने जाओगे। डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर वो डिस्क्रिपेंसी में काउंट किया जाता है और वो एक्सेप्ट नहीं होता। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज, अब ऑब्वियसली जब कॉलेज अलॉट होते हैं क्वेरीज आती हैं, जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर कोई दिक्कत उनको होती है तो वो क्वेरी रेज करते हैं, आपने क्वेरी का आंसर नहीं दिया, फालतू कुछ भी उल्टा पुल्टा आंसर आप कर रहे हो, जो वैलिड आंसर मांग रहे हैं वो नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कैंसिलेशन में पक्का जाता है। जैसे मैंने देखा, मतलब आप सोचो ना, आप फॉर्मल प्रोसेस के लिए जा रहे हो, ठीक है। एक लड़की ने OBC का सर्टिफिकेट डाला था, OBC NCL का नहीं डाला था, उन्होंने कहा वी वांट OBC NCL, तो वो कह रही है डाला तो है, ऐसे करके वो मैसेज कर रही थी। तो प्लीज़ इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मत करना कि आप ऐसे मैसेजेस डाल रहे हो, वो उसको कंसिडर करेंगे। सो यू मस्ट हैव गिवन द प्रॉपर आंसर टू दैट क्वेश्चन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो या तो आप डालो कि इतना से इतना टाइम लगेगा और इतना दिक्कत हुआ था आपको, या आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, तो वो कंसिडर कर लेते हैं। इवन वो आपको कॉल भी करते हैं, तो आप थोड़ा सा विजिलेंट रहना जब आपकी सीट्स वगैरह आपको अलॉट की जाए। रेगुलरली चेक करना आपका डैशबोर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है बेटा, वरना प्रॉब्लम होगी। इवन जब एलोकेशन का टाइम आता है ना, तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो कैंसिलेशन में चला जाएगा। अगर एलोकेटेड सीट, देखो, द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट विल बी कैंसल्ड इफ कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी नहीं पे करते हो तो भी दिक्कत आएगी। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी में भी प्रॉब्लम आती है, मतलब क्वेरी रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कोई फ्रॉडलेंट केस आता है तो भी आपका जो प्रोविजनल सीट है, अलोकेटेड सीट, वो आपकी कैंसिल करी जा सकती है। प्रोविजनल अलोकेटेड सीट आपकी कैंसिल करी जा सकती है किसी भी टाइम पर अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। इसके बाद आता है आपका मिसमैच, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। अगर आपकी मार्कशीट, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, ID में मिसमैच दिखाता है, चाहे वो स्पेलिंग का ही क्यों ना हो, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बेटा, है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई केस है तो आपके 10th का जो मार्कशीट है वही बेसिकली माना जाएगा। तो आप अपने 10th के हिसाब से जो भी चीज़ें करना है उसको सेट करके रखो। आपका 10th का मार्कशीट, आपका ID प्रूफ और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर सही नहीं है तो आप सही करवा लो उनको, मतलब आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला, उसको सही करवा लो। और अपना आधार कार्ड को तो इवन अगर आप अपडेट करवाना चाहोगे तो 2 से 3 दिन में आपका ऑनलाइन प्रोसेस में ही कंप्लीट होकर के आ जाता है। या फिर आप जहाँ से भी आधार कार्ड आप ठीक करवाते हो, चाहे वो जन सेवा केंद्र हो गया आपका या फिर किसी स्पेसिफिक जगह से जाकर के करवा रहे हो, साइबर कैफे वगैरह से, तो उनसे बोल दोगे तो 2 से 3 दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बट प्लीज़ इसे ठीक करना, वरना इतनी छोटी सी गलती आप खुद रिग्रेट करोगे लाइफ टाइम। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, लो CUET स्कोर।
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करें, उन्हें लग रहा है कि भाई आ तो गया मेरा सीयूईटी स्कोर। भाई अभी प्रोविजनल आंसर की आई है, आपका ये जो स्कोर आया है दैट इज नॉट योर एक्चुअल स्कोर, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की का मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आंसर्स में एरर हो सकते हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर की को चैलेंज किया होगा, तो जब आंसर की को चैलेंज किया गया होगा तो ऑब्वियसली आंसर्स वहां से करेक्ट होकर आएंगे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं उस केस में आपके आंसर्स के बेसिस पर। सो ये एक तो आपका फाइनल स्कोर नहीं है, प्लस फाइनल स्कोर आपका ये भी नहीं होता कि आपकी फाइनल आंसर की आ गई, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर आता है वो फाइनल स्कोर होता है। तो अब वो नॉर्मलाइज स्कोर में देयर अ पॉसिबिलिटी कि आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं 100 से 150, कम भी हो सकते हैं, राइट। सो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका स्कोर लो है या फिर ज़्यादा है, राइट। बट ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर आप उन कंपटीशन के लिए अच्छे परसेंटाइल नहीं ला रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सोचो आपने बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स ऐसे चुन करके रखा हुआ है, आपने ये कॉलेजेस चुने, एसआरसीसी, हिंदू रामजस, मिरांडा, एलएसआर या फिर एलएसआर। इनकी देखो ना कट ऑफ्स कितनी जाती हैं। बीकॉम ऑनर्स के लिए एसआरसीसी की 99.5 टू 100 परसेंटाइल तो जाता ही जाता है। और ये ध्यान रखिएगा परसेंटेज नहीं आता है आपका सीयूईटी में, परसेंटाइल आता है, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर ही बनाया जाता है। सिमिलरली एसआरसीसी हिंदू के लिए देखोगे अप्रोक्सीमेटली 99.3 टू 99.8 परसेंटाइल जाता ही जाता है। इवन अगर आप यहाँ पे जाओगे हिंदू रामजस में तो भी 99 प्लस परसेंटाइल जाता है आपका। मिरांडा, एलएसआर में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एलएसआर का अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स का देखोगे तो एक तो सीट्स भी लिमिटेड है, प्लस कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो अगर आप इन कोर्सेज के लिए जाना चाह रहे हो, राइट, और इन यूनिवर्सिटी में आपने इन कोर्सेज के लिए, मतलब इन यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजेस में आपने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो बेटा अगर बहुत कम मार्क्स है तो फिर आपको अपना बैकअप ऑप्शन ढूंढ करके रखना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो केस बनता है आपका, दैट इज नॉट मीटिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ये मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि किसी भी तरह की एलिजिबिलिटी, चाहे 12th से एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रही है आपकी, राइट, या फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपने 12th में वो सब्जेक्ट नहीं लेकर के रखे हुए जो आपके सीयूईटी में रिक्वायर्ड है, तो फिर ये सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी का मीटअप नहीं माना जाएगा, और इस केस में आपका कैंसिलेशन ड्यू एडमिशन का लिखा हुआ तय है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, और ऐसा मत करिएगा कि आपने लिमिटेड कोर्स चूज़ कर लिए, क्योंकि अगर लिमिटेड कोर्स चूज़ किए और आपका सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो आप वैसे ही प्रोसेस से बाहर हो। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर द प्लान बी, और उसके लिए आपको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो बेटा ऑल टाइम कनेक्टेड रहिए मुझसे यहाँ पर इस चैनल के थ्रू, दैट इज़ अ टेलीग्राम चैनल, इसको स्कैन भी कर सकते हो, इंग्लिश विद रुबाइका मैम से भी देख सकते हो। और रेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको 1-to-1 ही काउंसलिंग चाहिए तो आप साथी बैच में कनेक्ट हो सकते हो। ये कॉमन काउंसलिंग बैच है जिसमें आपको अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप्स मिल जाएंगे, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस के लिए। तो उस पर आप ऑब्वियसली अपने क्वेश्चंस ऑल टाइम पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट आ रहे हैं। और अगर आपको प्राइम के लिए जाना है कि आपको नहीं एक्सपोर्ट्स ही डील करें, तो आप साथी प्राइम के लिए जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई बच्चा अगर 2026 का है तो महापैक्स आर ऑल टाइम ऑन, तो आप इनके लिए जाना चाहो तो आप जा सकते हो। बट कोई भी बच्चा अगर ड्रॉप लेने के लिए सोच रहा है ना बेटा, तो मैं आपसे बोलूँगी कि फाइनल प्रोसेस तक एकदम कंप्लीट चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत हताश हो रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, आपका डिजायर्ड कॉलेज या कोर्स आपको नहीं मिला है, तो फिर आप ड्रॉप के लिए सोचना, अदरवाइज नहीं। हाँ, कोई 2026 का स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है तो वो महापैक जरूर ले सकता है। फिलहाल मैं काउंसलिंग के बारे में आपको बता देती हूँ। आपको ना अड्डा की ऐप पर जाना है, आपके पास ये होनी चाहिए। जैसे ही आप इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म में जाएंगे, आपके पास ऑल कोर्सेज में जाने का ऑप्शन है। यूजी पीजी एग्जाम्स में जैसे ही जाएंगे, काउंसलिंग सेक्शन में एंटर करेंगे आप। सो ये देखिए आपका काउंसलिंग है, ये नॉर्मल काउंसलिंग है और ये प्राइम काउंसलिंग है। तो प्राइम काउंसलिंग में सीट्स आर लिमिटेड, इफ़ यू वांट टू गो अहेड फॉर देम आप इनके लिए जा सकते हो। दिस कॉस्ट यू द मिनिमम, देखो अभी 1999 का मैंने आपको बोला था ये था, लेकिन अभी 1938 का ऑलरेडी दिखा रहा है, तो अभी तक का हाईएस्ट ऑफर चल रहा है आपका ये। सो आपको ये 1879 रुपीज़ का मिल सकता है, और जो 999 का बैच है वो आपको और कम का मिल सकता है। मैं एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। तो जिसको भी काउंसलिंग बैच लेना है ना बेटा, वो भी ले सकता है, क्योंकि दिस इज़ ऑन हाई डिमांड, ठीक है ना, एंड द ऑफर्स आर ऑन। सो इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जा करके मैं अड्डा की ऐप पर ही चली जाती हूँ, ठीक है। जैसे ही जाऊँगी अगेन वही प्रोसेस मुझे करना है, ऑल कोर्सेज में जा करके CUET UG PG एग्जाम्स में जाना है, काउंसलिंग में जाना है, फिर कॉमन वाले में जाएंगे। तो ये देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ 969 का दिखा रहा है, तो आप कोड यूज़ कर लोगे बाय नाउ पे जा करके, तो ये आपको और कम का ही दिखाएगा, दैट विल बी, ये देखिए ये 939 रुपीज़ का। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।